हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। तो बच्चों, आज की क्लास से हम लोग असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस यानी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, और आपको मैं दिखाता हूं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इस टॉपिक के ऊपर एक असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ये जो असाइनमेंट होने वाला है मेनली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है बच्चों, और इस असाइनमेंट को मैं ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर चुका हूँ। अगर अभी तक ये असाइनमेंट शीट आपको नहीं मिला है तो फिर आप सबसे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सभी असाइनमेंट्स और टेस्ट सीरीज टाइम पे मिलती रहें। मोर ओवर, अगर आप लोग चाहें तो हमारी मैथमेटिशिया सीरीज की बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जरा, और सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है जी, अब चलते हैं फाइनली और अपने असाइनमेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये रहा बच्चों हमारा असाइनमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। यहाँ पर क्या बोला गया है, हमको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों? ए इंटू ए, है ना? ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको ऊपर दिख ही रही होगी। चलो इसे पुट कर देते हैं। तो ये रहा मैट्रिक्स ए का वैल्यू। एक सेकेंड, ये वाला जो एलिमेंट है ये तो 1 है, मैं -1 लिख रहा था। एनीवे, दिस इज 1 -1 और ये 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? रो 1 इंटू C1, यानी 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1, यानी 1 + 1 यानी 2 ही आ जाएगा ये। फिर 1 इंटू -1, फिर -1 इंटू 1 यानी -1 यानी -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर रो 2 इंटू C1 यानी -1 यानी -2 हो जाएगा। फिर रो 2 इंटू C2 यानी -1 इंटू -1 दैट इज +1 यानी देखो इस तरीके से आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है बच्चों? बिल्कुल सेम टाइप का, 2 - 2 2, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन 1 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन 2 में हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है कि अगर तुम इसमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्यूशन करने लगो तो बेटा नानी याद आ जाएगी। एक बार करके देख लेना, समझ गए? तो मैं कैसे करने वाला हूँ, मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊंगा कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना बच्चों। मैं यहाँ पर रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, फिर मैं रो 2 में से रो 3 को भी सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये -1, ये -1 और ये भी -1 आ जाएगा। फिर रो 2 में से रो 3 को भी सब्ट्रैक्ट करो, ये -1, ये -1 और फिर यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। फिर बाकी एलिमेंट्स को तो मैं सेम ही रखूँगा, यानी देखो इस तरीके से। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे पास 2 रोज इस तरीके से आ गए हैं जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो बस इसका आंसर 0 हो जाएगा। मैंने रीज़न क्या दिया कि रो 1 एंड रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं। सो मैं लिख दूंगा रो 1 एंड रो 2 आर सेम, देयरफॉर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। समझे? वैसे तो रीज़न देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ना बच्चों। लेकिन फिलहाल मैंने आपके लिए रीज़न भी दे दिया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का भी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन 2 का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 क्या है, चलो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला हुआ है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद है आपको? कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तभी होता है जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो बच्चों? तो 0 हो। ठीक है, यानी क्वेश्चन 3 का भी आंसर मैंने लिख दिया है आपके लिए। ठीक है जी,
आप जरा क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या करोगे? देखो मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है। तो यहाँ पर मुझसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। तो क्या मैं यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट निकाल के एक नया मैट्रिक्स लिखूँ और फिर इस नए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूँ? क्या ऐसे करना चाहिए मुझे? बिल्कुल, मैं ऐसे कर तो सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं। मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करूँगा बच्चों, समझे? और ध्यान रखना, इस टाइप के प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वेरी मच हमारे सिलेबस में है। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ मैट्रिक्स ए की हेल्प से। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा बच्चों? 3 इंटू 0 यानी 0, -2 इंटू -5 यानी -10, यानी ये +10 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जरा डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी निकाल लो। तो ये क्या बनेगा? 1 इंटू -10 यानी -10, -0 इंटू 17 यानी 0, यानी ये भी आपका -10 आ जाएगा। समझे? -10 आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब चलो इसका कैलकुलेशन करो, यानी -100, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं कर चुका हूँ आपके लिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या बोला हुआ है? ये जो मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इस तरीके से है कि A इक्वल्स A ट्रांसपोज हो जाए, तो मैट्रिक्स A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और इसी वजह से हमें बाद में फिर ये प्रॉपर्टी भी मिलती है कि मैट्रिक्स A का एलिमेंट जो कि Aij होगा, तो यहाँ पर Aij और Aj बिल्कुल सेम होंगे बच्चों। तो हम इसी फैक्ट का यूज करके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। वैसे तो यहाँ पर मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लो और फिर इस प्रॉपर्टी की हेल्प से भी कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि मैं तो इसकी हेल्प से करूँगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों? हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, A12 क्या है बच्चों? x+2 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। फिर A21 क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी 2x-3। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया डेफिनेशन, ये देखो इस फैक्ट का यूज करो। सो A12 विल बी इक्वल टू A21। तो यहाँ पर जैसे ही वैल्यूज पुट करोगे ना, ये लो मैंने वैल्यू पुट करना शुरू भी कर दिया। यहाँ से साइड चेंज करो तो आपको दिखेगा x = 5। समझे? तो बस जी, आपका आंसर तो आ चुका है। क्वेश्चन 5 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है? इफ़ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² = A, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। किस तरीके से करेंगे? देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर 2 + A जो लिखा हुआ है ना, इसे हम लिखेंगे 2i + A। ठीक है। और फिर इसका होल क्यूब। अब किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, ध्यान से सुनना। क्या इस वाले क्वेश्चन में मैं a + b होल क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करूं? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? वैसे तो ये मैट्रिक्स अलजेब्रा है, लेकिन क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि a + b होल क्यूब फॉर्मूला यहाँ यूज कर लें? वेल, मैं तो यही करने वाला हूँ। और ऐसा मैं क्यों कर सकता हूँ अभी बताऊँगा। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला यूज करने दो। तो a³ यानी ये हो जाएगा 8i³ a³ + b³। ये लो जी, मैंने b³ भी लिखा, प्लस 3ab। सो 3ab और यहाँ पर a + b। ठीक है बच्चों। तो मैंने फॉर्मूला तो यूज़ कर लिया a + b होल क्यूब का। अब देखो मैं कह रहा था कि ऐसा क्यों कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो a × i × a ये हमेशा सेम होता है ना, मतलब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होगी और वैसे ये a के इक्वल होता है। तो इसलिए इस वाली सिचुएशन में मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, भले ही ये मैट्रिक्स अलजेब्रा में मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए काम शुरू करते हैं। 8i³ यानी 8i बन जाएगा। a³ को सबसे पहले आप लिखो, मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ। a³ को ऐसे लिखो, फिर a² का मतलब a है। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर a × a, लेकिन a × a फिर से आपका a² बन जाएगा। a × a² बनेगा और a² तो a हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि a³ की जगह पर भी आप डायरेक्टली मैट्रिक्स A लिख सकते हो, तो मैंने लिख दिया बच्चों।
ठीक है। अच्छा ये क्या बनेगा, 3 2 जा 6 आई ए, तो आई ए का मतलब तो ए ही हो गया, तो यहाँ पर 6a इंटू 2i प्लस ए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8i प्लस ए, अब 6a को अंदर भेजते हैं तो ये बनेगा 12ai। ai का मतलब सिर्फ a हो गया, यहाँ पर देख लो टॉप में बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, प्लस 6a², लेकिन a² तो मैट्रिक्स a होगा, क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो 6a² का मतलब 6a हो जाएगा। ये फाइनली सिंप्लीफाई होकर हमें क्या देगा बच्चों, 8i को यहीं रहने दो, ये देखो आपका बन जाएगा 19a। ठीक है। अच्छा 19a को हम लेकर आएंगे LHS में, तो ये बनेगा 2i प्लस a का होल क्यूब माइनस 19a इज इक्वल टू 8i। समझे, और इसी का वैल्यू पूछा गया था अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर ध्यान से आप देख लो। ठीक है बच्चों, तो बस आपका फाइनली आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में हमसे क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है ना। फिर क्या बोला हुआ है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू ये रहा, हमसे डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू पूछा गया है। किस तरीके से सॉल्यूशन होगा बच्चों, बहुत ही प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पूरे मैट्रिक्स में से अगर मैं -2 कॉमन लूँगा तो अंदर मुझे देखो ऐसा दिखेगा या नहीं, चेक करके देख लो बस एक बार, है ना बच्चों, ऐसा ही दिखेगा। अब इसके बाद इसे -2 इंटू आई लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हो ना। हमें ये दे रखा था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू। ठीक है बच्चों, हमने ऐसा निकाल लिया। अब क्योंकि हमें तो ये पता होना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी होती है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर यानी जो ऑर्डर मैट्रिक्स a का होगा। ठीक है बच्चों, तो बस इस प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये रहा आपका फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 में यही पूछा गया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कंपैरिजन कर लो इस प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 की बारी। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन 8 में हमसे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A पूछा हुआ है। यहाँ पर इस मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हमें मैट्रिक्स A का ऑर्डर बताना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये जो पहला मैट्रिक्स है LHS में, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर है 3/2। 3 रो हैं 2 कॉलम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स A में उतने ही रो होंगे जितने इस वाले में कॉलम हैं। यानी लो जी, इसके नंबर ऑफ रोज तो पता चल गए। अब सुनना, अगर मैं मैट्रिक्स A का ऑर्डर ये एज्यूम कर लूँ कि ये 2/x है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, तभी तो मैट्रिक्स A का पूरा ऑर्डर मिलेगा। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2, है ना, LHS का पहला मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A का ऑर्डर मैंने फिलहाल इस तरीके से लिखा है, और RHS में जो मैट्रिक्स दे रखा है ना, ये वाला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर भी आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका 3/2। समझे, देखो यहाँ पर LHS में पूरा सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको मिलेगा 3/x, लेकिन RHS में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3/2। तो यहाँ पर इन दोनों को कंपैरिजन करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 होनी चाहिए बच्चों। तो इसका मतलब मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, मैट्रिक्स A का ऑर्डर हो जाएगा 2/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में हमें एक मैट्रिक्स B दे रखा है, फिर A + 2B की वैल्यू दे रखी है, और हमसे मैट्रिक्स A पूछा गया है। कैसे करोगे बच्चों, मैट्रिक्स A आ जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है ना 0 4 -7 5, इसमें से -2 टाइम्स मैट्रिक्स B, तो मैट्रिक्स B क्या है 1 - 5 0 -3। चलो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये है 0 - 7, ये 4 और ये 5, ये -2 है ना, तो यहाँ पर 2 को अंदर भेज दो, ये 2 × 1 = 2, ये -10, ये 0 और ये -6। ठीक है ना। चलो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं ज़रा, तो ये क्या बनेगा बच्चों, 0 - 2 यानी -2, 4 - (-10) यानी ये 14 हो जाएगा,
-7 यानी ऐसे, फिर 5 -6 यानी ये आपका 5 + 6 यानी 11 हो जाएगा। ये फाइनली आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखते हैं। क्वेश्चन 10 में हमें मैट्रिक्स ए दे रखा है और मैट्रिक्स बी भी दे रखा है। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, ए इंटू बी। तो मैट्रिक्स ए तो ये रहा, ठीक है, मैट्रिक्स ए ये रहा और मैट्रिक्स बी ये रहा बच्चों। अब सुनना ध्यान से, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है बच्चों, यहाँ 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है एंड 3 कॉलम है। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 1/1 का एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। रो 1 इंटू C1, तो यहाँ पर बनेगा 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 यानी 24। यानी फाइनली आंसर क्या आने वाला है बच्चों, ये बनने वाला है 2 + 24, दैट इज यहाँ पर ये 26। ये लो जी, आपका आंसर तैयार हो गया। यानी ए इंटू बी जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, एक नया मैट्रिक्स आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन 11 में हमसे एक मैट्रिक्स दे रखा है और ये मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक है, आपको x निकालना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आज की क्लास में, है ना, तो मैं रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों, मैं डायरेक्टली ये फैक्ट यूज़ करूँगा कि Aij इज इक्वल टू AJI ऐसा होगा अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखो इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो A12 यानी देखो ये वाला एलिमेंट दैट इज 6 - 5x, A21 ये वाला एलिमेंट दैट इज x², बस ये इक्वल हो जाएंगे, साइड चेंज कर लो, x² प्लस 5x - 6 = 0। अब यहाँ से फैक्टर बना लो, अगर फैक्टर बनाना पॉसिबल है तो यहाँ पर फैक्टर बनेगा x - 1 इंटू x + 6, एक बार चेक करके देखो। ठीक है बच्चों, तो या तो x - 1 0 होगा या फिर x + 6 0 होगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू 1 मिलेगी या फिर -6 मिलेगी। क्या ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएंगी इस कंडीशन को कि मैट्रिक्स ए आपका सिमेट्रिक है? चलो चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा 6 - 5 इंटू 1, यानी ये तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 4 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर तुम ट्रांसपोज ले लोगे ना तो 0 1, ठीक है, 1 4, देखो सेम मैट्रिक्स मिल गया, मतलब x = 1 डालने पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, अब जरा x = -6 भी डाल के देख लेते हैं। चलो इसको भी चेक कर लो, x की जगह -6 अगर डालेंगे तो क्या होगा, x की जगह -6, ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा 6 - 5 इंटू -6, यानी देखो ऐसे, तो ये बनेगा आपका 30 + 6 यानी ये तो 36 आने वाला है, -6 का स्क्वायर यानी ये आपका हो जाएगा 36, और यहाँ पर 3 - 6 यानी -3। वेल यहाँ पर ये कैलकुलेशन खुद कर लेना, आपको फिर से A = A वाली कंडीशन दिख जाएगी, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक हैं, 1 या -6, इन दोनों ही वैल्यूज़ पे मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स A है इसके लिए मुझे वेरीफाई करना है कि A + A' मतलब A ट्रांसपोज इज असिमेट्रिक, फिर A - A' इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो मैं इसका A' यानी A ट्रांसपोज निकालूंगा, मतलब यहाँ पर 1 5 ये 6 7 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट मी कॉल अ मैट्रिक्स P विच विल बी इक्वल्स टू A + A'। तो चलो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ये रहा 1 6 5 7 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 5 6 7। ठीक है बच्चों, चलो इन दोनों को ऐड करके मैट्रिक्स P लिखो, तो ये क्या बनेगा आपका, ये तो 2 हो जाएगा, ये 11, ये 11 और ये 14। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे बच्चों, तो ट्रांसपोज लोगे तो रो 1 के एलिमेंट को आप कॉलम 1 में भेजोगे
और रो 2 के एलिमेंट को कॉलम 2 में। देखो इस तरीके से आ जाएगा और ये आपका सेम मैट्रिक्स P हो चुका है, चेक करके देख लो। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ P कैसा है, तो P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों। और मैंने मैट्रिक्स P किसे माना था, A प्लस A डैश को माना था, यहाँ पर देख लो, ठीक है ना। तो बस ये तो वेरीफाई हो गया, फर्स्ट पार्ट का काम हो गया। जरा सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लाइनिंग खींच देता हूँ। यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैं Q लूँगा विच विल बी इक्वल टू A माइनस A डैश, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A की वैल्यू भी आपके पास है, दैट इज़ 1 6 5 7। इसमें से आप A डैश यानी A ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों। चलो काम शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैट्रिक्स Q क्या मिलेगा, यहाँ तो आपका 0, ये -1, ये +1 और ये 0, ठीक है बच्चों। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेने वाला हूँ, तो ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर 0 -1, यहाँ 1 और यहाँ पर 0। इस पूरे में से माइनस कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 0 -1 1 0, ठीक है ना। माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि अब ध्यान से देखो, माइनस जब कॉमन ले चुके हो तो ये जो मैट्रिक्स है ना, यही तो आपका मैट्रिक्स Q था, समझे। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी क्या बन गई कि मैट्रिक्स Q और Q ट्रांसपोज अगर इक्वल करने हैं तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई होगा, समझे। तो बस यहाँ से कंक्लूजन ये है कि मैट्रिक्स Q कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों, तो मैट्रिक्स Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है। और मैट्रिक्स Q आपने जो एज्यूम किया था A माइनस A डैश, तो वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है बच्चों। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन था, हमारा काम हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच ज्वाइंस A एंड B यूजिंग डिटर्मिनेंट। देखो ये कंडीशन नहीं होती तो मैं तो यहाँ पर 11th क्लास के कंसेप्ट से भी कर लेता। फिलहाल हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे लिखना है, पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसे लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर जो थर्ड कॉलम रह गया वहाँ पर 1 1 लगा दो और बस ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल कर दो, समझे बच्चों। चलिए काम शुरू करते हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होगा, तो मैं एक्सपेंड करूँगा, एक्सपेंडिंग अलोंग। कहाँ से एक्सपेंड करूँ बताओ, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3 करो। यहाँ पर मैक्सिमम जीरोस दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे ना रो 3 के अलोंग, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है बच्चों, दिस विल बी 3x माइनस वाई इक्वल्स 0। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया, या चाहो तो y इक्वल्स 3x भी लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन तो आ गया, फिर क्या पूछा हुआ है, ऑल्सो फाइंड k इफ़, यहाँ पर एक पॉइंट D दे रखा है k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो यहाँ पर ट्राइंगल ABD का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे देखो 1/2, यहाँ पर डिटर्मिनेंट आएगा ABD मतलब 1 3, यहाँ पर आपका 0 0, यहाँ पर D का मतलब हो जाएगा k, 0 और देखो 1 1 1। अब ये पूरा बेसिकली 3 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल होना चाहिए, समझे। लेकिन क्योंकि हमें तो ट्राइंगल का एरिया दे रखा है तो यहाँ पर हम +-3 यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये 1/2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये +-6 बन जाएगा और इस डिटर्मिनेंट में एक्सपेंशन शुरू कर दो। एक्सपेंशन कैसे करोगे, अलोंग कॉलम 2 करोगे या फिर रो 2 के अलोंग करोगे। वेल आपका मन करे तो रो 1 के अलोंग कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पर रो 2 के अलोंग ही एक्सपेंड करूँगा, तो ये क्या बनेगा आपका -1 इंटू, यहाँ पर देखो ये बनेगा आपका 0 -3 के, एक बार चेक कर लो बच्चों, ये +-3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से फाइनली ये बनेगा 3 के इज इक्वल टू +-3, तो बस यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी +-1। ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों, ठीक है। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन 14 में हमें क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका इन्वर्स निकालो। हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी जो ए इन्वर्स हम निकालेंगे उसका यूज करके हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन भी करना है। इस वर्ड पे फोकस करो, इसका मतलब तो यही हुआ। अब क्योंकि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहला काम इसका डिटर्मिनेंट निकालने का होगा बच्चों। तो चलो बेटा मैं डिटर्मिनेंट शुरू करता हूँ। ये रहा 3 4 2, ये 0 2 -3, यहाँ पर 1, ये -2 और ये 6। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम जब निकालेंगे, ये रहा 3। अब ये क्या बनेगा आपका, ये तो 12 हो जाएगा और ये आपका -6। ठीक है बच्चों, फिर ये -4 और यहाँ पर क्या बनेगा 0। ठीक है, ये तो 0 और ये प्लस का 3, फिर आपका ये प्लस में 2 और यहाँ पर ये 0 और ये -2। ठीक है बच्चों, फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आने वाला है भाई, ये आपका 3 इंटू में 12 -6 यानी ये तो 6 हो जाएगा, फिर ये -4 इंटू 3 और फिर ये -4 आ जाएगा। दैट मीन ये आपका 18 बनेगा, ये आपका -12 और ये -4 यानी 18 - 16 यानी 2 आ जाएगा। और ये 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि ए इन्वर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे यहाँ पर कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे। सो लेट मी राइट, लेट अस एज्यूम दैट कैपिटल Aij be the cofactor ऑफ द एलिमेंट Aij। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर A11 फिर A12 फिर A13, यानी यहाँ पर मैं कोफैक्टर्स डायरेक्टली लिख लूँगा बच्चों ताकि एडजॉइंट मिले, ताकि फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मिले। ठीक है, फिर यहाँ पर A21 आएगा, A22 आएगा, फिर A23 आएगा, फिर आपका A31 आएगा, फिर आपका A32 आएगा, फिर आपका A33 आएगा। ठीक है, तो A11 लिखोगे यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसके लिए कोफैक्टर, ये ब्रैकेट में तो वही निकला हुआ है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव वाले पहले ही लगा लो ताकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न होने का कोई प्रॉब्लम ही ना हो। फिर A12 वाला भी हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है बच्चों, तो वो तो 3 आने वाला है। ठीक है, लेकिन बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ है तो ये -3 हो जाएगा, समझे। अच्छा, फिर A13 वाले को भी देख लो, A13 वाला यानी ये हमने यहाँ निकाला हुआ है तो वो तो पहले से ही -2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं A21 में देखते हैं। तो A21 का मतलब ये हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी ये तो बनेगा 24 प्लस में 4, चेक करके देखो बेटा, है ना, ये 28 आ जाएगा, तो यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये बनेगा आपका 18 - 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, चेक करके देखो। ठीक है, 18 - 2 यानी 16 आ जाएगा। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, -6 - 4 यानी -10 यानी ये हो जाएगा आपका प्लस का 10। ठीक है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -12 - 4 यानी ये हो जाएगा माइनस का 16। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी -9 - 0 यानी -9 रहेगा, यानी ये हो जाएगा +9। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट वाला थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 2 जा 6 - 0 यानी 6 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बस यहाँ पर बड़े आराम से एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स तो हम लिख देंगे। तो वो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 6 -3 -2, यहाँ -28, ये आपका 16, ये आपका 10, ये -16, ये 9 और ये 6। ठीक है बच्चों, सो एडजॉइंट ऑफ ए तो बड़े आराम से मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाए। सो ए इनवर्स विल बी 1/2, है ना। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये किसका फॉर्मूला, ए इनवर्स लिखने के लिए जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलो
यहाँ पर इक्वल क्यों लगा रहे हो? 1/2 इंटू एडजॉइंट, तो एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स ये रहा 6 - 3 - 2 -28 16 और ये 10, फिर ये -16, फिर ये 9 और फिर ये 6। ठीक है बच्चों, तो ए इनवर्स हमसे पूछा गया था, तो एक आंसर तो ये हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन में चेक करो। अब तुमसे इसी ए इनवर्स का यूज करते हुए ना इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए भी बोला गया है। तो चलो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या एज्यूम करूँगा, नाउ फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो इक्वेशंस के लिए मैं एज्यूम करूँगा एक मैट्रिक्स, ठीक है ना। उस मैट्रिक्स को मैं पी लूँगा और ये मैट्रिक्स मैं क्या करूँगा, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं तीनों इक्वेशंस में उनकी हेल्प से बनाऊँगा। तो सबसे पहला इक्वेशन यहाँ पर देखो 3 4 2, समझे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। दूसरा इक्वेशन एक्स का कोफिशिएंट नहीं है मतलब 0 है, यहाँ पर ये 2 और ये -3। फिर लास्ट वाला ये है 1, ये -2 और ये 6। ठीक है बच्चों, इस मैट्रिक्स को मैंने P बोला। एक मैट्रिक्स X लेंगे जहाँ पर हम वेरिएबल डाल देंगे, तो हमारे इक्वेशंस में वेरिएबल तो एक्स वाई जेड हैं। एक मैट्रिक्स सपोज मैं मैट्रिक्स B ले लेता हूँ जहाँ पर RHS वाले कांस्टेंट में लिखूँगा तीनों इक्वेशंस में से, तो ये रहा 8, ये रहा 3 और ये रहा -2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो कि P और X को मल्टीप्लाई करके अगर B के इक्वल रखोगे और डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट यूज करोगे तो तीनों इक्वेशंस आपके लिए फिर से तैयार हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्योंकि मुझे स्मॉल x स्मॉल y एंड स्मॉल z यानी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए मैट्रिक्स x शुड बी इक्वल टू P इनवर्स इंटू B। मैंने यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज किया बच्चों, इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप पे आने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज किया, मैंने दोनों ही तरफ P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया है, समझे। लेकिन प्री मल्टीप्लिकेशन वाला जो काम है या जो स्टेप है वो मैंने शो नहीं किया है, डायरेक्टली ही लिख दिया है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मैट्रिक्स P का इन्वर्स मैं कैसे निकालूंगा। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, अब वो सोचेंगे कि P का इन्वर्स फिर से निकालना पड़ेगा। ये फिर से निकालने का मतलब क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स P है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका एडजॉइंट निकालो, तब जाके P का इन्वर्स आएगा। आपने P का इन्वर्स निकाल तो लिया, आपका काम हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिखा हुआ था हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और मैंने क्या कहा था, इस हेंस वाले वर्ड पे फोकस करो। आपके क्वेश्चन में जो ऑलरेडी डाटा गिवन है ना, उसका यूज करके ही आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो पहले वाले स्टेप में जो काम दे रखा है उसको यूज करो। तो सबसे पहली लाइन में क्या काम दे रखा है, ए इनवर्स निकालने का काम। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए का इनवर्स है, क्या उसकी हेल्प से हम इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल, मैट्रिक्स ए पे फोकस करो और अपने मैट्रिक्स पी पे फोकस करो, दोनों बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे, समझे। तो पी का इनवर्स या फिर मैट्रिक्स ए का इनवर्स बिल्कुल सेम आएगा, समझे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर मैं यही तो लिखूंगा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि A इक्वल्स P है, इसलिए A का इन्वर्स या P का इन्वर्स बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैट्रिक्स X क्या बनेगा, 1/2। A इन्वर्स की वैल्यू बेटा ऊपर से मैं लिख रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, देख लो ध्यान से। ठीक है, ये आपका -28 16 और ये 10, ये आपका -16, ये 9 और ये 6, और मैट्रिक्स B क्या था यहाँ पर 8। एक मिनट, ये आपका +3 है भाई, मैं -3 क्यों लिख रहा हूँ, 8 3 -2। ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो दोनों मैट्रिसेस को। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 6 × 8 यानी ये हो जाएगा 48, -28 × 3 तो ये बनेगा नेगेटिव का, ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 84। चेक करना बच्चों, बात समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, फिर ये बनेगा प्लस का 32, तो ये क्या हो जाएगा आपका 48 + 32 यानी ये आपका 80 आ रहा है शायद। एक बार चेक करके देखो बच्चों, 80 - 84, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, यानी ये हो जाएगा -4। अच्छा, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, रो 1 × C1 हुआ, अब हम रो 2 × C1 करेंगे, यानी -3 × 8 यानी -24 प्लस ये 16 × 3 यानी 48 हो जाएगा, और ये -18।
तो ये क्या बनेगा भाई, माइनस का 42। चेक करो बेटा, बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, ओके। अच्छा, फिर 48 माइनस 42 का मतलब ये हो गया, ये 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर रो 3 इंटू C1 यानी लास्ट वाले रो की बारी। तो यहाँ पर चलो काम शुरू करते हैं। तो ये -16 हो जाएगा, -2 इंटू 8। फिर ये आपका प्लस का 30 और फिर ये -12 यानी ये हो जाएगा -28 प्लस का 30 यानी ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बाहर 1/2 आपको दिख ही रहा होगा, तो 1/2 को जैसे ही अंदर भेजोगे बस आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। और LHS में आप मैट्रिक्स x की भी वैल्यू पुट कर देना बच्चों। तो मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या है, x y z, यही तो आपने एज्यूम किया था, यहाँ देख लो। ठीक है, और RHS में 1/2 को अंदर भेजो तो ये -2, ये आपका 3 और ये 1 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अगर कोई से भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो यहाँ पर उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए बच्चों। तो बस यहाँ से इसी डेफिनेशन का यूज करते हुए x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस असाइनमेंट का। तो इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, यहाँ पर एक मैट्रिक्स A का इन्वर्स दे रखा है और एक मैट्रिक्स B दे रखा है। मुझे यहाँ पर A B होल इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ध्यान से, हम प्रॉपर्टी क्या यूज करने वाले हैं, A इंटू बी होल इन्वर्स क्या होता है बच्चों, दिस विल बी B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। अब मेरे पास ऑलरेडी A इन्वर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मतलब मैं सिर्फ B इन्वर्स निकालूंगा और इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैट्रिक्स B का इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ B निकाल लूंगा बच्चों। डिटर्मिनेंट ऑफ B कैसे आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 इंटू 3 -0 यानी 3 ही रहने दो, -2, इसके बाद यहाँ पर -2 इंटू -1 -0 यानी ये हो जाएगा -1, फिर -2 और ये बनेगा आपका 2 -0 यानी 2 ही रहेगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस में 2 और ये -4, चेक करो तो ये 1 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर वी आर श्योर दैट A इनवर्स विल एग्जिस्ट। A इनवर्स या B इनवर्स, वेल यहाँ पर मैट्रिक्स B के इनवर्स की बात हो रही है, सो B इनवर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं कोफैक्टर्स लिखने वाला हूँ, सो लेट मी कॉल कैपिटल BIJ बी द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट BIJ। ठीक है ना। तो चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले B11, फिर B12, फिर B13, इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ निकाल के लिख लेंगे। फिर यहाँ पर B21, फिर ये आपका B22, फिर ये आपका B23 आएगा, फिर यहाँ पर B31, फिर ये आपका B32, फिर ये आपका B33, ऐसे। ठीक है, चलिए तो इनकी वैल्यू लिखते हैं जरा। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पहले से ही नेगेटिव साइन लगा लो ताकि गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जैसे ही B11 निकालने जाओगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है। अच्छा, इसमें आप निकालोगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी -1, एक नेगेटिव पहले से ही है तो +1 हुआ। फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बन जाएगा आपका 2, चेक करो। ठीक है बच्चों। फिर B21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 और ये आपका -4 यानी 2 -4 -2 यानी ये हो जाएगा +2। ठीक है बच्चों। फिर B22 यानी ये सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 1, तो ये 1 ही रहेगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -2 -0 यानी बेसिकली -2 आएगा, लेकिन ये माइनस पहले से ही था यहाँ पर, तो +2 हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम B31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 -6 यानी +6 हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 -2 यानी बेसिकली ये +2 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 3 -2 यानी ये +5 हो जाएगा। तो बस यहाँ से हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा, 3 1 2, यहाँ पर चेक कर लो, 2 1 2 और ये बनेगा 6 2 5। ठीक है बच्चों। तो ये तो एडजॉइंट ऑफ B मिल गया।
अब यहाँ पर मैं बी इनवर्स भी निकाल लूँगा। सो बी इनवर्स कैसे आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये आपका 3 1 2, ये आपका 2 1 2, ये 6 2 5, ठीक है ना। तो फाइनली आप दोबारा से इसी को लिख दो, क्योंकि 1 अपॉन 1 तो 1 ही रहेगा ना। तो ये आपका 3 1 2, ये आपका 2 1 2 और ये 6 2 5। अब बी इनवर्स की वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन फर्स्ट में, और ए इनवर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। सो लेट मी राइट बाय इक्वेशन फर्स्ट ए इंटू बी होल इनवर्स हमें निकालना था। तो बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 3 1 2, ये है आपका 2 1 2, ये है आपका 6 2 5, और यहाँ पर ए इनवर्स क्वेश्चन में क्या है 3 माइनस 15 और ये आपका 5 है। एक सेकेंड, 3 माइनस 15 और ये 5 है, ये है -1, ये है 6 और ये -2, फिर 1 -5 और ये 2। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख लेंगे। तो क्या होगा ये 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर ये -30 और ये 30, यानी फाइनली आपको सिर्फ 9 मिलेगा। फिर आगे आप करोगे तो ये -3 प्लस 2 इंटू 6 यानी 12 -12, यानी ये -3 ही रहेगा। फिर रो 1 इंटू C3 यानी 3 माइनस 10 प्लस का 12, तो ये बन जाएगा 15 माइनस 10 यानी 5। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर, ओके। अब आगे चलते हैं, रो 2 इंटू C1 करते हैं। तो ये बनेगा 3 माइनस 15 प्लस ये 2 इंटू 5 यानी 10 हो जाएगा, 13 माइनस 15 यानी ये -2 हुआ। फिर रो 2 इंटू C2, तो ये क्या बनेगा -1, यहाँ +6 और ये -4, यानी 6 माइनस 5 यानी ये 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर रो 2 इंटू C3, तो ये क्या बनेगा 1 इंटू 1, तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू -5 यानी -5, 2 इंटू 2 यानी 4, तो ये आपका 0 आ जाएगा। रो 2 इंटू C3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम चलेंगे रो 3 इंटू C1 करेंगे। तो रो 3 इंटू C1 यानी 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। फिर यहाँ पर ये माइनस का 30 आएगा, चेक करो, है ना। फिर 5 इंटू 5 यानी 25, तो ये बनेगा आपका 31 माइनस 30 यानी ये तो 1 आएगा। फिर आपका रो 3 इंटू C2 यानी दैट विल बी माइनस का 2 प्लस का 12 और ये -10, चेक करो, ठीक है बच्चों। तो ये बनेगा आपका -12 प्लस 12 यानी ये 0 हो जाएगा। फिर आपका रो 3 इंटू C3, तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, फिर ये -10 और फिर ये +10 यानी यहाँ पर ये 2 मिल जाएगा। तो बस ये फाइनली आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। तो बस ये फाइनली आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था, जो कि इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज़ की यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और अपना काम आसान बना लिया यहाँ पर हमने, ठीक है बच्चों। अब इससे पहले कि मैं सेशन वाइंड अप कर दूं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। मोरओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। वैसे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ताकि आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो और आपको इसी टाइप के बहुत सारे असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।